हाय नमस्कार, मैं मनोज पंडित आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और कहते हैं ना कि जब चीज़ें जो धीरे धीरे करने में आनंद है ना, वो एक साथ नहीं, आप क्योंकि अपने एफर्ट को धीरे धीरे लगाते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना तपस्या है, सरकारी नौकरी आज के समय में तपस्या है। और एक दिन के दो दिन के एफर्ट से नहीं बेटा, जब आप लगातार सफलता की ओर अग्रसर रहोगे ना, तभी वो सफलता मिलेगी। जैसे हमारा बहुत ही एक सुंदर गीत है कि तेज दौड़ने वाला खरगा दो पग चलकर ठहर गया और धीरे धीरे चलने वाला कछुआ देखो बाजी मार गया, देखो बाजी मार गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन टैलेंट जब तक आप निरंतर मेहनत नहीं करोगे वो आपके काम नहीं आएगा। कछुआ को पता था, क्योंकि उसके पास स्वाभिमान था, उसे लगता था कि मैं, कहते हैं ना, देखो जीवन में एक और कहा गया है कि एक होते हैं भागु, भागु मतलब जिनके जीवन भाग्य में है वो चीज, और एक होते हैं लागू। और एक लागू मतलब जो लगे रहे, जो निरंतर मेहनत करते रहते हैं। आईएएस और जो यूपीएससी और पीसीएस की जितनी भी हमारी ये संघ लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती है, वो एक दिन का फाइट नहीं होता। जिंदगी आपको लगानी पड़ती है, अपनी भरी जवानी में तपस्या करनी पड़ती है। जब आपके नए नए दोस्त आपको बहुत अच्छी अच्छी फोटो दिखाते हैं कि हम इससे मिलते हैं, ये हमारे मित्र हैं, इस प्रकार की जब चीजें आपको भी विचलित करती होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो उस समय आपको उस चीज का आप स्वाद ना ले पाए, रसा स्वादन ना कर पाए, लेकिन जो आने वाला कल है शायद उसमें वो आप सोम रस का, सोम मतलब सुख के आनंद लेने वाले हैं, सुख का आनंद लेने वाले हैं, शायद वो चीज उससे ज्यादा कहीं आपको मिलेगी भविष्य में। तो इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है बेटा काल। काल का मतलब है समय, समय के बारे में। क्योंकि देखो जब तक हम अभी हमने वर्ब पढ़ा था, वर्ब में है क्या बेटा, क्योंकि समय का निर्धारण अंग्रेजी में उसकी वर्ब से होता है। वर्ब ही बताती है कि वो किस समय की बात की जा रही है। तो हमने यदि इंग्लिश की बात करें तो तीन समय में इसने बांटा है। एक है कौन? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब बेटा अभी और आज। कहते हैं ना तुम्हारा प्रेजेंट बहुत अच्छा है, हो सकता है भविष्य उससे अच्छा भी हो या खराब हो। वो आप प्रेजेंट के कर्मों पे, जो आप वर्तमान में आज जो काम कर रहे हैं ना, भविष्य उस पर निर्भर करता है। और पास्ट बीत गया सो बीत गया, उसकी क्या बात करें, बीत गया वो तो। आज हम, क्योंकि वर्तमान में यदि हम मेहनत करेंगे तो भविष्य में हमारा जरूर उज्जवल होगा और नई नई चीजों का आप आनंद लेंगे। जैसे हम आज आनंद ले रहे हैं, इसी तरह आप भी आनंद लीजिए मेरे साथ। तो प्रेजेंट, फ्यूचर और हमने कहा पास्ट। पास्ट बेटा वो जो बीत गया। एक्स जानते हो ना, एक्स कौन होता है? एक्स मतलब जिससे आपका संबंध अब नहीं है, कभी था, वो भूली पिछड़ी यादें आपकी, तो वो कौन है? वो आपका पास्ट है। और कोई नहीं चाहता कि मेरा पास्ट मेरे जीवन में आ गया है, इसलिए कभी पास्ट आता भी नहीं है, आपके आगे नहीं आएगा। लेकिन आपका प्रेजेंट कल आपका भविष्य होगा। आओ बात करते क्या है पास्ट। मतलब बेटा बीता हुआ। पिताजी आए मतलब काम हो चुका था, समय था उनके आने का, कि मतलब आप उसकी बीते हुए समय की बात कर रहे हैं बेटा। आई बात समझ में? तो इनके आधार पे पास्ट मतलब बीता हुआ, प्रेजेंट मतलब आज जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर मतलब भविष्य में आने वाला। श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि अर्जुन से कहा था कि जो आज आप के सामने जितने भी लोग खड़े हैं ना, ये आपके साथ भविष्य में होंगे। जो बीत गया उसके लिए आप क्यों रोते हो, क्या क्यों इतना अफसोस करते हो? कोई किसी का नहीं है, केवल आपकी सफलता, आपके जेब का पैसा और आपके कंठ के बोल केवल आपके हैं, बाकी कुछ नहीं है आपका। आओ बात करते हैं। तो टेंस के आधार पे हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने कहा चार प्रकार में बांटा बेटा। एक बोला गया इंडेफिनिट। इंडेफिनिट देखो, एक शब्द होता है डेफिनिट और एक होता है इंडेफिनिट। इसमें प्रीफिक्स है, डेफिनिट शब्द है। डेफिनिट माने होता है निश्चित। डेफिनिट तुम्हारी जॉब लगेगी कब? जब आपका वर्तमान अच्छा होगा, आप वर्तमान में मेहनत करेंगे। और भविष्य कब अच्छा होगा? जब आप मेहनत करते हैं तभी तो भविष्य अच्छा होगा। ब्याह के भी संभावना जब ही होंगी जब वर्तमान में मेहनत करोगे। इंडेफिनिट अनंत, जिसके बारे में हमें ऐसी आदत है जिसका कोई समय नहीं है, कभी भी करें बट हम करते हैं, उनकी बात करेंगे अभी। इंडेफिनिट। अगला है कॉन्टिन्यूअस।
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है बेटा जारी, किसी काम का जारी रहना। जैसे कि हमारे लेक्चर्स कैसे हैं बेटा, जारी है, भविष्य में भी आपको मिलेंगे, वर्तमान में भी मिल रहे हैं और पास्ट में मिलना प्रारंभ आपको हो गए थे। आई बात समझ में? तो ये क्या था बेटा, कंटिन्यूअस। अभी हमारा जब आप बॉलिंग कराते हो ना तो एक बोलते हो कि अपने एम्पायर से कहते हो कि हम कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस मतलब कि हमने पिछला जो ओवर कराया है सेम ऐसा लगातार हमारा काम चल रहा है। तो जिंदगी हमेशा कंटिन्यूअस रहती है। घड़ी आपने देखी, वो कभी बंद नहीं होती, वो कंटिन्यूअस है, जारी है। ऐसे ही तुम्हारी धड़कनें जिस दिन बंद हो गई ना, उस दिन भूचाल आ जाएगा। अपने भी ये कहना स्टार्ट कर देते हैं, अरे बॉडी को करो खत्म। तो जिंदगी जब तक कंटिन्यूअस है तब तक आपके हाथ में, बाकी तो किसी का कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं समय, यहां हमें पता नहीं है कब अनिश्चित है, कंटिन्यूअस मतलब जारी है उसी किसी भी काम की जब हम बात करें। अगला कहता है परफेक्ट। हर किसी को परफेक्शन चाहिए अपने जीवन में। आपको आपकी मिसेज वो चाहिए जो सब में बढ़िया हो। पड़ोसी भी देख के यूं कहे फलाने की बहू बहुत सुंदर है, आई बात समझ में? तो उसका मतलब क्या, परफेक्शन। ऐसी ही होनी चाहिए लाइफ में ना। हर किसी की चाहत है परफेक्शन की, लेकिन मिलती किसको है? मिलती उनको है जिनका वर्तमान के एफर्ट बहुत अच्छे हैं। और इन्हीं दोनों को मिला देने पर एक बना अगला बेटा, जिसे बोलते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो आज मैं बताने जा रहा हूं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा। टेंस को आप शायद बहुत परेशान होते हो कि आपको समझ में ना आए। बहुत सारी चीजें आज आपको मैं इसमें बताऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलने वाले, बस इस चीजों को करते रहिए। हमने कल कहा था आपको, जब लास्ट लेक्चर में वर्ब बताया, वर्ब के अंदर हमने क्रिया के रूप बताए थे। तो याद रखिएगा, इंडेफिनिट बनता है हमेशा बेटा डू। अब हमने कहा था, ये चीजें इसी के पहले चलेंगी। हमने कहा प्रेजेंट में डू के रूपों की यदि हम बात करें तो बेटा दो रूप थे। एक तो डू था, डू मतलब प्लूरल। और क्यों आया? क्योंकि हमें पता है नाउन हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा कभी तो एक होगा, कभी एक से ज्यादा होगा। कैसे? आज आप एक हो, जो आपको पत्नी मिलेगी एक मिलेगी, इच्छा तो आपकी भी दो की होंगी शायद, लेकिन मिलेगी एक। लेकिन क्या होगा, फिर आप दो हो जाओगे। आज अपने लिए आप एक वर्ब का प्रयोग करोगे, जैसे मैं खाता हूं, लेकिन जैसे ही आपकी धर्मपत्नी आएगी फिर कहोगे क्या, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब दो। तो दो उस समय जब अपने लिए यूज करेंगे कि हम खाते हैं, तो तब आप, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट दो होते हैं मतलब प्लूरल हुए, तो वर्ब शुड बी प्लूरल। तो यही इसी वजह से बताया गया। और डू को आप सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो हम आपको याद है, ये तो बेटा आपके प्लूरल है अभी। और इसमें मैंने आपको एक और बताई थी डज। तो मैंने क्या कहा कि इंडेफिनिट टेंस में डू के रूपों की बात होगी। यही आपको समय का निर्धारण कराएगा कि कौन प्रेजेंट है कौन पास्ट है। यदि उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, मतलब कि वो प्रेजेंट टेंस में है, और उसी इसका बेटा पास्ट क्या होता है, इसका पास्ट होता है डिड। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप समझिएगा कि आप वर्ब से देख के आप पता लगाते कि प्रेजेंट है। अब मैंने कहा कि इसका पास्ट रूप क्या होता है, मतलब कि आप समय आपसे पूछो समय, और जैसे ही मुझे डिड लगेगा मैं समझ जाऊंगा कि इसका टाइम क्या है बेटा, ये पास्ट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वर्ब से ही मुझे समय का निर्धारण होता है। जो कल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, वो ही बेटा टाइम को बताती है। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है ना, टाइम को कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखो कैसे, आज बता दूंगा मैं। जब आप टेंस में डिड, डू, डज का प्रयोग करते हैं, उससे आपको समय, मान लो डू डज आ जाए तो आप क्या कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। और यदि आ जाए डिड तो आप तुरंत कहते हैं, क्योंकि आपको पता है डू और डज का पास्ट रूप डिड होता है। क्लियर हुई बात बेटा बात? तो डू और डज जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट है किसका, डिड का। तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ, और ये है बेटा पास्ट, पास्ट टेंस में यूज किए जाएंगे। अब आपको मैंने इंडेफिनिट क्लियर कर दिए। अब आप कहोगे गुरुजी फ्यूचर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे बेटा भविष्य ना तो आपका श्योर है ना मेरा श्योर है। क्या आपको लगता है जो आप भविष्य में सोचते हो क्या सारी बातें हो जाएंगी? नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा संभावना है। संभावना मतलब पॉसिबिलिटी। संभावना, जहां कुछ श्योर नहीं होता ना, उसे ही भविष्य कहते हैं। और भविष्य को इसलिए हम मॉडल्स के माध्यम से बनाते हैं। यहां आप मॉडल का आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। मॉडल जानते हैं ना, विल सेल, ये क्या बताते हैं भाई, संभावना को बताते हैं, सर्टेनिटी को बताते हैं, मस्ट सर्टेनिटी बताएगा, कैपेसिटी को, आई बात समझे, विलिंगनेस को, प्रॉमिस को, बहुत सारी चीजें। इसलिए फ्यूचर को हम कभी भी
किससे नहीं बनाएंगे? इन दोनों के डू डज की सहायता से कोई नहीं बना सकते, आप हमेशा मॉडल की सहायता से बनाएंगे। इतनी बात आज आपको समझ में आ गई होगी। हम केवल इनकी ही बात करेंगे आज तो सीखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बात की है, मॉडल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। समझिए, मैंने कहा क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब समय को बताएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। आओ अगली बात करते हैं। अगला हमने बोला कॉन्टिन्यूअस। अब आपको इंडेफिनिट क्लियर हो गया। यदि मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ जाना डू डज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब में बेटा हमेशा कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर कैसे बनेगी वर्ब? डू प्लूरल थी, सिंगुलर हमने एस लगा के बना लिया। ऐसे ही सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। कंटिन्यूअस मतलब बेटा जारी रहना, और हमें याद है इसमें बेटा बी के रूप। अब बी के रूप कौन कौन से थे? अब प्रेजेंट के रूप मुझे आप बता दो, शायद आपने मेरा लेक्चर देखा हो तभी बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। बी के रूप में आपको यहां बता देता हूं। बी के बेटा 3 रूप बताए गए हैं। इज, एम, आर। क्या बेटा? इज, एम, आर। ये सिंगुलर है और ये स्पेशल है, केवल आई के साथ आएगा, और ये प्लूरल है बेटा। क्या बोला मैंने? ये क्या बोला? इज मेरा सिंगुलर, आई मेरा स्पेशल और आर मेरा प्लूरल। क्यों? क्योंकि जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब। आदमी एक तो वर्ब भी एक होगी, आदमी एक से ज्यादा तो वर्ब भी एक से ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने पहले ही बताया है प्लूरल और सिंगुलर। अब आप कहोगे कि गुरुजी यहां तो आपने बी के इज, एम, आर में बता दिया। बिल्कुल सही बात है बेटा, मैंने बता दिया। आओ बात करते हैं इसके पास्ट की। यदि आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा तभी बता सकते हो, मैं लिख के देता हूं। क्यों? इज, एम, आर का पास्ट बेटा वॉज और वर होता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट यहां से आया, वर्ब कौन सी आई? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। कॉन्टिन्यूअस ये रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया। बना नहीं बना? अब मैं आपसे पूछूं क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? पास्ट ये रहा और कॉन्टिन्यूअस ये रहा, तो मतलब कि वाज वर आएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? रटने की टेंशन ही नहीं है बेटा, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, वर्ब के रूप पता होने चाहिए। क्या वाज वर क्या है? पास्ट की फॉर्म है। आपको कैसे पता लगी पास्ट में? क्रिया को देख के हेल्पिंग वर्ब से आपने पता लगा लिया, क्योंकि यही मैंने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बताई है। फाइनाइट वर्ब पढ़ लेना मेरा, शायद समझ में आ जाए सारा कॉन्सेप्ट। परेशान नहीं होगे जिंदगी में, रटने की जरूरत ही नहीं है कहां कैसे आएगा। अब बात करते हैं परफेक्ट की। अब मैंने कहा था प्राइमरी वर्ब 3 थी मेरी, डू, बी और एक थी हैव। अब यदि मैं हैव की बात करता हूं तो हैव बेटा प्लूरल होती है और इसका सिंगुलर होता है हैज, मतलब कि ये प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस को मतलब वर्तमान को बता रही है। यदि इनके बारे में मैं कोई बात करूंगा वो प्रेजेंट है। और मैं आपसे कहूं कि इसका पास्ट क्या होता है, तो हमें याद है कि हमने क्या लिखा था? हैड। हमने बोला था कि हैज हैव का पास्ट हैड होता है, और हैड का मतलब। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, तो हैज हैव आप आंख बंद करके बता दोगे। और मैं आपसे पूछूं पास्ट टेंस में परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता है। बस ये सोचने की जरूरत है कि हैज हैव का पास्ट क्या होता है, आप तुरंत बता दोगे हैड, और इसी को बोलते हैं हम क्या? पास्ट परफेक्ट। अब आपको 2 चीज समझ में आई। अब हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट को यदि हम मिला दें और अरेंजमेंट कर दें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा जब नाम ही ऐसा है तो काम भी ऐसा होगा। हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब बनेगी इसमें क्या? हैज, हैव। अब कैसे? अब हमने कहा था कि कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझते हैं आप? भाई ये तो प्रेजेंट हो गया, तो प्रेजेंट में कौन सी थी? हैज हैव आ गई, है या नहीं भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा तो हैज हैव। अब कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी कौन सी बेटा? बी प्लस, और बी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हमेशा अपने बाद थर्ड फॉर्म लेती है, बाकी उसमें बताऊंगा। यहां क्या आएगा? बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे बहुत डरते हैं इस टेंस से, मैं कहता हूं कुछ नहीं बेटा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो। बी क्यों आई? बी की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हमेशा बेटा थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब के रूप में बन रही है। यहां मेन वर्ब बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसको। और आईएनजी कंटिन्यूअस की पहचान है, याद है ना? बी के साथ में अभी आगे बताने वाला हूं। बस बी फॉर्म कौन सी है? देखो ये बी ये जो बी है ना, ये थर्ड फॉर्म है। क्यों आई? क्योंकि हैज हैव बेटा अपने साथ थर्ड फॉर्म लेते हैं। क्लियर हुई? अब मैं आपसे पूछूं कि हैज इसमें क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा आप भी जानते हैं, मैं कुछ नहीं लिखना। यहां हैड, बीन, हैड, बीन और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, सॉरी, क्योंकि आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये बनेगा इसका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपने देखा, और इनको मैंने क्या बताया? इनमें कुछ नहीं बनने वाला बेटा, इनमें केवल क्या आएगा? यहां विल शैल के साथ में हमेशा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, इसमें विल प्लस
बी प्लस, अब बी आ गई नहीं, आ गई कंटिन्यू, देखो एक चीज देखो मेरी तरफ, मैंने क्या किया, मॉडल के साथ में बी प्लस आईएनजी सबका सेम है। अब आपको पता ये कहां आती थी, क्या प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है डू टच के बाद में, मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब का पार्ट है भाई, डू टच तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, मेन वर्ब। यहां भी देखो, यहां क्या आया, यहां वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म आएगी बी वर्ब के साथ में, और यहां भी फ्यूचर के लिए विल सेल, देखो विल सेल दोनों है, या कभी कंफ्यूज हो जाए आप, मैं सेल भी लिख देता हूं, विल सेल, विल सेल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूअस की पहचान बेटा बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है, इंडेफिनिट की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और परफेक्ट की पहचान बेटा हैज हैव के साथ में। अब यहां देख लो कैसे, विल या और सेल प्लस क्या हैव, आई बात समझ में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बात कर रहे हैं, और उसके बाद में बीन प्लस वर्ब प्लस परफेक्ट, ये परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूअस की बात नहीं कर रहे, हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, परफेक्ट की पहचान ही बेटा थर्ड फॉर्म है, बाकी अभी सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने क्या बोला, फ्यूचर की पहचान है विल सेल, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है, आपको पता है, हैज हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, और यहां मैंने आपको बता ही दिया है, फ्यूचर में क्या होगा बेटा, विल सेल फ्यूचर के माध्यम से, और आपको उसका पता ही है, विल और सेल आ गया, प्लस भाई हैव आएगा, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है, और बीन और वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या ये आपको सेम नहीं लग रहा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो बेटा ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है, बाकी एग्जांपल के माध्यम से भी समझते हैं, एक एक चीज क्लियर होने वाली है। आप इस चीज को समझ गए आप कैसे, हमने याद है हमें, इंडेफिनिट में डू के रूप आएंगे, कंटिन्यूअस में बी के रूप आएंगे, और परफेक्ट में हैज के रूप बेटा हैव के रूप आएंगे सारे के सारे, और इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो एक भी चीज में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इतना आप समझ लीजिए, दो बार देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, आओ चलते हैं आगे, आओ बात करते हैं। अब हमने अभी स्ट्रक्चर को जाना, समझा उनको कि वो बनती कैसे है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और आपको शायद ही जिंदगी में ये चीज भूल पाएंगे। क्यों, कि जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। आओ बात करते हैं। मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं, तो अंत में है आएगा, इतनी कहानी तो है ही है। प्रेजेंट का मतलब है होता है, और पास्ट का मतलब था, और फ्यूचर का मतलब गा। इतनी ये छोटी छोटी बातें आप बहुत समय से पढ़ते आए हो, मैं भी वही चीजें पढ़ाने वाला हूं, कोई विशेष नहीं, क्योंकि होता ही है, घूम फिर के कुछ भी मैं कह लूं। आओ बात करते हैं। मैंने कहा क्रिया के अंत में ता है ती है, आदत या प्रतिदिन के कार्य की जब बात आप करेंगे तब इस टेंस का प्रयोग होता है। आओ बात करते कैसे। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैंने कल भी अंग्रेजी पढ़ी थी, आज भी पढ़ रहा हूं, कल भी पढ़ूंगा, ये मेरी आदत है, रूटीन वर्क है। मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कल भी पढ़ाई थी, और कल आने वाले कल में भी पढ़ाऊंगा। क्या है बेटा मेरा, ये रूटीन वर्क है। तो जब जब आप अपनी रूटीन वर्क की बात करते हैं ना, अपनी आदत की बात करते हैं, तब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो आओ पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने कहा था प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग होगा, लेकिन पहले स्ट्रक्चर समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा, स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हमेशा आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें बेटा, मैं, तो हमने क्या बोला, आई। सही बात है। उसके बाद मैंने कहा क्रिया, सब्जेक्ट के बाद हमेशा आएगी वर्ब। अब वर्ब की ये याद रखना, यदि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब आएगी। अब प्रेजेंट टेंस की दो वर्ब होती है बेटा, क्या, या तो प्लूरल वर्ब मतलब वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म आ जाए। क्या बोला मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ईएस। क्यों लगाते हैं मैं वो बताऊंगा। अब मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या क्या जोड़ेंगे आप, एस या ईएस के साथ जुड़ी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में आप अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी सेंटेंस में होगा वो यूज कर सकते हैं। बट सबसे पहले सेंटेंस की पहचान है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब चाहिए। अब आपने देखा, अब यदि आपने यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी तो मतलब प्रेजेंट फॉर्म यूज करी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है बेटा प्रेजेंट की फॉर्म।
अब दो प्रकार की होती हैं। अब मुझे एक बात बताइए हो कि आप एक बार बताएं कि मैं भले ही यहां एक चीज में यहां इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैं के साथ में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये इन चीजों में ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। ये इन्होंने ग्रामेटेरियन ने ये सिस्टम बनाया है। आप सोचते होंगे कि सर अभी आप तो आपने बताया कि मैं तो अकेले की बात हो रही है और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहां मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, आई के साथ यहां प्लूरल वर्ब का यूज होगा। क्या होगा बेटा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में मैं बता रहा हूं, क्या बोलेंगे? आई। अब वर्ब कौन है बेटा? यहां पढ़ता हूं। अब पढ़ने की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो होती है बेटा रीड। क्या होती है वो? रीड। आई रीड। अब मैंने क्या कहा? क्या पढ़ता हूं। क्या का मतलब ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश। अब मैंने कहा, ये तो था मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, अब मैं कहता हूं वह अंग्रेजी पढ़ती है। वह अंग्रेजी पढ़ती है। अब समझिएगा, मैं आपको वो सारी चीजें आप समझाने वाला हूं बेटा। मैं वह अंग्रेजी पढ़ती है। पहले एक देखो आदत है, बिल्कुल आदत है, यही सेम ही बात है। सब्जेक्ट बदल दिया तो वह को बेटा हम बोलते हैं सी। अब समझिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड। अब आपके अकॉर्डिंग तो ये बात लग रही होगी सही है गुरुजी। क्या बेटा एक बार बताओ, सी को हम, सी क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। यहां भले ही आई आपको सिंगुलर लगा हो, लेकिन यहां हम इसे अपवाद की तरह यूज करते हैं। आई है कि बेटा अपने आप में एक स्पेशल सब्जेक्ट है। आई के साथ परफेक्ट में मैं हैव यूज करूंगा और पास्ट में सिंगुलर वर्ब वाज यूज करूंगा। तो आई को अपने माइंड में बैठा लेना। आई माने मैं, समझ गए? तो यहां सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और रीड के साथ आपको पता है क्या करेंगे? अब एस जोड़कर इसको, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर बेटा, तो ये वर्ब भी शुड भी सिंगुलर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? ये प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट, इनके साथ ही आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बाकी के साथ आप प्लूरल यूज करेंगे। तो क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसके बाद में बेटा क्या? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। अब आपने देखा कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं। मैं पहले भी बताया था कि वर्ब में एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं और नाउन में एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ये आपस में उल्टे होते हैं। तो सी रीड्स इंग्लिश, इस वजह से आप रूल जो आपने रटा होगा कि एस या ईएस का प्रयोग करते हो, यही कारण होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो शायद आपको एक एफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस की। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं अंग्रेजी, इसी में बता देता हूं बेटा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। अब मैंने क्या कहा? आई। अब हेल्पिंग वर्ब आप याद रखना, इसका स्ट्रक्चर यदि मैं बात करूं, स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको पहले भी बताया था हेल्पिंग वर्ब का बेटा यहां होगा डू, किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और उसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, और इसके बाद आएगी हमेशा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आपने एक बार एस या ईएस लगा दिया तो यहां दोबारा आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब के साथ आप एक ही बार एग्रीमेंट करते हैं, बार बार नहीं करते। तो यहां नहीं आएगी एस या ईएस, और इसके बाद में बेटा जो भी कुछ है आपके पास ऑब्जेक्ट या एडवर्ब जो भी है, तो क्या करेंगे? आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अब आपने देखा कोई अंतर नहीं है, बस है, क्योंकि जैसे ही नोट आ जाए, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जहां नोट हो चाहे इंटरोगेटिव हो वहां आप नेगेटिव मतलब नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आई डू नॉट रीड इंग्लिश, और मैं कहता वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट। डज क्यों आता बेटा? क्योंकि सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमें, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो सी डज नॉट, यही लिख देता हूं मैं, सी डज नॉट रीड। क्यों? अब मैंने एस या एस नहीं लगाना है, एक बार लग गया, डज नॉट रीड इंग्लिश। क्लियर हो गया होगा आपको? क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास कम रहता है, समय को देखते हुए अगले एग्जांपल मतलब इंटरोगेटिव की बात करते हैं बेटा। इंटरोगेटिव समझो पहले। इंटरोगेटिव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं बेटा। कैसे?
समझिएगा, एक होते हैं जब आप केवल हाँ या ना में उत्तर चाहते हैं। कैसे? जैसे अपने आप बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं ना कि डू यू लव मी और नॉट, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं। तो अब वहां वो केवल यही जवाब आएगा, हाँ या ना। अब ये नहीं पूछ सकते आप कैसे करती हो। समझ में आ रही बात? तो पहला है यस नो बेस्ड। बेटा क्या बोला हमने? यस नो बेस्ड, जहां आप हाँ या ना में जवाब चाहते हैं, और उनमें हम क्या जो शब्द होता है उसे वाक्य के शुरुआत में रखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? हमने प्रश्न पूछा क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो सबसे पहले याद रखना इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। स्ट्रक्चर समझो क्या? सबसे पहले हम डू और डज मतलब हेल्पिंग वर्ब को लेके आते हैं। जस्ट बस कुछ नहीं है, अब पॉजिटिव सेंटेंस बना दो, डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी कुछ है, चाहे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, एडवर्ब है एडवर्ब। अब इसी पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बदला बेटा? केवल स्ट्रक्चर बदला, ऑर्डर बदला। अभी तक हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, डू डज बाद में आ रही थी, अब इंटरोगेटिव पहले आ गई है। इतना ही फर्क है क्या कि हमने डू डज कैसे बोलेंगे। अब किसके अकॉर्डिंग आएगी डू डज? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो तुम के अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू यू क्या भाई? अब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। देखो यहां तक बात ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना का मतलब रीड, क्या? इंग्लिश। आपने देखा बहुत ही आसान तरीका है बेटा, डू यू रीड इंग्लिश। अब अगला जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है बेटा, वो जिसमें आप हाँ या ना नहीं, केवल आप ये नहीं पूछ रहे क्या तुम प्रेम करती हो, तुम पूछते हो बेटा तुम कितना प्रेम करते हो। आई बात समझ में? आप हाँ या ना में जवाब नहीं, मैं तुमसे पूछूं तुमने क्या खाया, तो आप कहते हो गुरुजी हाँ खाया या ना खाया। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने पिज्जा खाया, मैंने बर्गर खाया, मैंने मिठाई खाई। हाँ या ना से काम नहीं चलने वाला है। आओ समझते हैं कैसे। तो मैंने पूछा तुम क्या पढ़ते हो, प्रश्न आना चाहिए आपको, तभी जान पाएंगे आप। तुम क्या पढ़ते हो, मैंने ये नहीं पूछा। अब क्या आप कह सकते हो गुरु यहां पढ़ता हूं यहां पढ़ता हूं, नहीं, मैंने पूछा क्या है तुम क्या पढ़ते हो, मतलब डिस्क्रिप्शन चाहिए। और बेटा इन्हीं को हम बोलते हैं WH वर्ड वाले। कौन से बेटा? हम WH वर्ड वाले। अब सबसे पहले जो उसमें WH वर्ड आ रहा है, एक सेंटेंस और बताऊं इसके माध्यम से। WH जो वर्ड आ रहा है उसको इससे पहले ले आएंगे, इसी स्ट्रक्चर में सेम जो यस नो वाला है उसी में हम WH वर्ड को पहले ले आते हैं, यहां इससे आगे कैसे? WH वर्ड, और जो अब पहला इंटरोगेटिव है उसको कॉपी मार दो, डू डज सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी कुछ है। आओ सबसे पहले बात करते हैं। तो अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी होती है? व्हाट। अब हमने सेम बोला, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, रीड। बन गया नहीं बन गया? व्हाट डू यू रीड, क्योंकि अब आपने वही चीज पूछी है, क्या ऑब्जेक्ट को पूछा है। व्हाट माने बेटा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से आपने इनको 2-3 बार जब करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारे और भी सेंटेंस में पर डे, डेली बाई डेली में इन चीजों को लेके चलूंगा। अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और अब कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट। कुछ नहीं है फर्क, बिल्कुल डिक्टो सेम है, था और है का फर्क है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म का फर्क है, कुछ है ही नहीं। सब्जेक्ट भी वही रहना है, ऑब्जेक्ट भी वही रहना है, बदलेगा तो केवल क्या बेटा? वर्ब, क्योंकि टेंस का बदलाव वर्ब से है। वर्ब भी आपको बताएगी कि कौन सा टेंस है। आओ बात करते हैं, देखते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, देखते हैं। हमने कहा मैंने अंग्रेजी पढ़ी। अब मैंने कहा कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्रिया के अंत में था है, थी है, थे, मतलब काम का, क्रिया का किसमें? पास्ट मतलब भूतकाल में। भूत में क्या पाया जाएगा? उसका काम कंप्लीशन हो चुका होगा, वो बीत गया होगा काम, जिस हम काम की बात कर रहे हैं। पढ़ी थी, अब वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड थी, वर्तमान में तो खाली हो, है फर्क नहीं है। अरे अब है क्या? कुछ नहीं है, वर्तमान से लेना देना नहीं है, पास्ट की बात है, और बीत गया सो बीत गया। अब उसकी क्या बात करें? आओ बात करते हैं किसकी? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मतलब आप स्ट्रक्चर, मैंने कहा मैंने अंग्रेजी पढ़ी, सब्जेक्ट कौन बेटा? आई। और हमने कहा था कि जो डू का रूप है, पास्ट का रूप क्या होता है भाई? डू का पास्ट डिड होता है। लेकिन आपने पढ़ा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, डू डज का नहीं किया था आपने।
यहां भी डिड का प्रयोग नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, बट जैसे ही नेगेटिव इंटरोगेटिव आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। आओ देखते हैं। अब आपने कहा मैंने अंग्रेजी पढ़ी थी, तो मैंने की अंग्रेजी मतलब आई। अब यहां जो ये रीड आप लो जो लगेगा वो रेड बोलते हैं हम लोग, कि इसके प्रोनाउंसिएशन रेड बोली जाती है, स्पेलिंग सेम होगी। आई रेड क्या इंग्लिश। स्ट्रक्चर देखिएगा आप भाई, आप इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं लग रहा होगा देखने में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में है। अभी मैं दूसरे एग्जांपल से लिखूंगा तो आपको साथ समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, समझना बेटा। तो आई भाई सब्जेक्ट आई, और लिखे सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है बेटा रोट। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब आई रोट अ लेटर, मैंने एक लिख लेना हिंदी में, कोई दिक्कत मानना। आई रोट अ, मैंने आई माने मैंने एक पत्र लिखा। अब रोट क्यों लगाया मैंने, मुझे लगाना तो राइट चाहिए था। क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। राइट में कहां लगाता, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही होती, मतलब मैं पत्र लिखता हूं की जब बात होती, तब जब लिखता आई राइट ए लेटर, और यहां मैंने लिखा मैंने पत्र लिखा। अब से वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। तो जब अब आपको कैसे पता चला कि पास्ट टेंस है? क्योंकि आपने देखा कि यहां वर्ब की पास्ट फॉर्म है, मतलब सेकंड फॉर्म है। पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर होगी बात? अगले एग्जांपल नेगेटिव को लेके चले। आओ बात करते हैं, मैंने पत्र नहीं लिखा। तो अब आप स्ट्रक्चर याद करो, उसमें क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू डज। अब हम यहां भी डू डज लगाएंगे। क्या ये सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि अब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम, किसकी, प्रेजेंट की नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है। अब यहां इनका, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, क्या डू डज की पास्ट फॉर्म बताइए। अब आपको पता होगी तभी तो बताएंगे, आपने हमारी पिछली क्लास लगाई होगी तभी तो बता पाएंगे। तो बात करते हैं क्या, हम आपको बताते हैं क्या, डिड हमने पढ़ाया था। आई डिड, या सॉरी सब्जेक्ट डिड, आई डिड मतलब लगा सकता हूं, मैंने यहां की बात करें सब्जेक्ट प्लस डिड, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या आता है, क्योंकि हमने नॉट लगाया। नॉट कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम नहीं यूज करते। नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। क्यों? डिड अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। या दो फॉर्म नहीं होती है, सिंगुलर भी यही है, ब्रह्मा भी यही है, विष्णु भी यही है, महेश भी यही है, सब कुछ यही है, पास्ट है ये। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट और वर्ब की। अब आप याद रखिएगा एक बात बेटा, ध्यान रखिएगा, जैसे उसमें आपने डू या डज के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगाई थी, तब आपने एस नहीं जोड़ा था। यहां भी आपका सब्जेक्ट एक ही बार एग्रीमेंट करता है, सब्जेक्ट प्लस उसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। तो आपने यहां डिड लगा दिया। अब आपको बाद में पास्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी कुछ है। आओ इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। आओ, मैंने कहा मैंने पत्र नहीं लिखा, आई सब्जेक्ट बन गया, डिड आ गया, नोट आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पत्र लिखने की क्या लिखा, मतलब यहां राइट आएगा ना कि रोट। ये मेरी बात आप ध्यान रखना। और क्या लिखा, ए लेटर। क्लियर हुई बात? आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा, या डिड के कारण मुझे पता चल रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्लियर हुई बात? क्योंकि डिड ने मुझे बता दिया, इसने नहीं। क्योंकि आपके टेंस का मतलब समय का ज्ञान आपकी हेल्पिंग वर्ब कराती है। मेन वर्ब तो एक्शन बताएगी, काम बताएगी, वो काम क्या हो रहा है। समय का निर्धारण आपकी हेल्पिंग वर्ब करती है। डू डज हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, बी की सारी फॉर्म इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, और हैज हेल्पिंग वर्ब मतलब समय का ज्ञान कराती है। मेन वर्ब आपके काम का ज्ञान कराएगी। यहां क्रिया जो लिखने की बात है उसने ये बता दिया, उसे समय से मतलब नहीं है, समय से मतलब इस डिड को है, डू की फॉर्म को है बेटा। ये फर्क है दोनों में। आओ इंटरोगेटिव की बात करते हैं। हमने कहा क्या मैंने पत्र लिखा, अब हमने पहले ही आपको बताया था इंटरोगेटिव जब जब क्या वाले यस नो वाले हो बेटा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो डिड सब्जेक्ट आई, सही बात है क्या? अब इसका स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं, अब आप खुद लिखोगे। डिड आई राइट ए लेटर। अब आप कहोगे गुरुजी क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, इसको आप केवल डिड को पहले ले आना, इंटरोगेटिव अपने आप बन जाएगा। समझ में आई कहानी? आप केवल इस डिड को बाहर ले आओ, नहीं तो देख लो नोट हटा के, क्या यही नहीं बन रहा होगा? डिड आई राइट ए लेटर, नोट हटा दे, डिड आई राइट ए लेटर। अरे कुछ नहीं है बेटा, अंग्रेजी बहम है।
हुआ पाल रखे आप लोगों ने कि हमें नहीं आती। तो आओ अगले बात करते हैं, डिड आई राइट ए लेटर। और मैंने क्या कहा, हाँ या ना, मैंने पूछा डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। अब आप कह सकते हो कब लिखा गुरुजी, ये लिखा वो लिखा, नहीं आप कहोगे, या मैं ये पूछूंगा आपसे हाँ या ना। डिड आई राइट ए लेटर का मतलब है यस और नो, बिल्कुल। अगला बात, अब मैं पूछूंगा आपसे मैंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा। अब आप कैसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपको परेशानी नहीं आएगी। स्ट्रक्चर में क्या होगा, WH वर्ड, पिछले को कंपैरिजन कर लेना, कुछ नहीं बदलेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी पिछले में और इसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में केवल डू डज आता है, यहां डिड आएगा। WH वर्ड क्या आता है बेटा, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी कुछ है उसमें ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, जो भी कुछ है, बस हमें ज्यादा मतलब नहीं है, हमें इतना पता है उसने ये पूछा व्हाट। अब हमने क्या क्या किया, अंग्रेजी क्या है बेटा, व्हाट। अब इसके बाद डिड ले आओ, डिड आई राइट, व्हाट डिड आई राइट। और इसमें क्या कहा गया, मैंने क्या लिखा, पत्र नहीं, पत्र तो ऑब्जेक्ट है, इसको पूछिए यार क्या मतलब, कोई वस्तु की बात हो रही है, क्या लिखा मैंने, पत्र की तो बात हो रही है। आप बोलोगे गुरुजी आपने एक प्रेम पत्र लिखा, मैं नहीं करता हूं वैसे ऐसे काम, मैं तो लेटर ही लिखूंगा क्योंकि मेरी उम्र में शोभा नहीं देता है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ ऐसी चीजों के साथ कहो तो एक एग्जांपल और ले दूं, आज छोड़िए, बाकी अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कंपैरेटिव स्टडी करना बेटा, इसलिए मैंने कंपैरेटिव करके बताए हैं। और इसी के साथ मेरे साथ लगे रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, यही साथ बना रहेगा, तो हर बाधा को बड़े आराम से पार कर लेंगे। इसी के साथ आज अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।